हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। आज हम आ चुके हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास मेजर हिस्ट्री की क्लास लेकर, जिसमें हम सिलेबस वाइज आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा आपका सिलेबस कवर करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है मार्च तक प्रस्तावित है। बीआरबीयू का एग्ज़ाम जो है रिजल्ट आ चुका है, एडमिशन भी हो चुका है। तो आप लोग लग जाइए तैयारी में, और जो है इस क्लास को देखिए और नोट्स मेकिंग कीजिए, और अभी से ही अपना तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। और ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो है ये मात्र 10 से 15 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे और यूनिट 1 जो है कवर करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप आधा वीडियो देखते देखते आपको जो है डाउट में रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक साहित्य का क्या अभिप्राय है। ये आज हम अब आपको समझाने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वैज्ञानिक साहित्य से तात्पर्य उन ग्रंथ और रचनाओं से है जिसमें केवल धार्मिक कर्मकांडों या पौराणिक कथाओं के बजाय प्रायोगिक तकनीकी, तर्कसंगत और विशुद्ध विज्ञान पर आधारित विषयों का व्यवस्थित अध्ययन किया गया हो। प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान की कई शाखाओं का जो विकास है, जिन्होंने व्यवस्थित रूप में जो है लिपिबद्ध करके उच्च कोटि के वैज्ञानिक साहित्य का जो है निर्माण किया गया था। इसमें जो है व्यापारिक, अब हम समझते हैं कि जो प्राचीन काल में था, भारतीय प्राचीन वैज्ञानिक साहित्य में हम निम्नलिखित श्रेणियों को बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहले चिकित्सा। चिकित्सा और शैल विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख ग्रंथ है जो शल्य चिकित्सा पर केंद्रित है। इसमें मृत शरीर विच्छेदन या शल्य चिकित्सा के उपकरण, मोतियाबिंद पत्थरी और साइनोप्लास्टी जैसी विधियों का जो है वर्णन है। इसमें 1120 प्रकार की बीमारियों तथा 700 से अधिक औषधियों पौधा का उल्लेख है। चरक संहिता भी आयुर्वेद का एक आधारभूत ग्रंथ है। तो जी इसमें जो है प्राचीन प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य का मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों को बांट सकते हैं। इसमें चिकित्सा के जो है साहित्य जो है इस क्षेत्र में प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें जो है मोतियाबिंद पथरी और साइनोप्लास्टी जैसी विधियों का जो है वर्णन किया गया था। इसमें जो है 1120 प्रकार की बीमारियों का जो है और 700 से अधिक औषधियों का जो है पौधों का इसमें उल्लेख है। ये जो है चरक संहिता भी आयुर्वेद एक आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य को हम मुख्य रूप से निम्नलिखित में श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे चिकित्सा। चिकित्सा जो है आप समझ चुके हैं, इसमें 120 प्रकार की जो है बीमारियों का जो है उल्लेख उसमें किया गया था। दूसरा समझिए, इसमें जो है गणित और खगोल विज्ञान, आर्यभट्ट जो हमारे जो है इस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें आर्यभट्ट ने रचा था, जिसमें अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित, ग्रहों की गति और पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने की वैज्ञानिक व्याख्या की गई थी। ये किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि जो है बीजगणित या ज्यामिति का जो है खोज किसने किया था। ठीक है, ग्रह की गति, नियम और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की वैज्ञानिक व्याख्या की गई थी। ये सब कौन किया था? हमारे आर्यभट्ट जो थे वही किए थे। तो आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। इसमें सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण भी वैज्ञानिक रूप से बताया गया था। तो शून्य की जो खोज है आर्यभट्ट ने किया था। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख ग्रंथ इनका जो है लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि जो इसमें तीन भाषा जो है व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित अष्टध्यायी संस्कृत भाषा और व्याकरण का एक नियम वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसे भाषा का पहला व्यवस्थित ऑपोशंस माना जाता है, जो भाषा को गणितीय सूत्र की तरह समझाता है। आगे समझिए। अब हम समझेंगे कि अन्य तकनीकी साहित्य जैसे शिल्प वेद, वास्तुकला और धनुर्वेद, युद्ध कला जैसे उपवेद भी प्राचीन भारत के तकनीकी साहित्य का जो है हिस्सा
बने थे। तो इसमें जो है धनुर्वेद जो है युद्ध कला से संबंधित है। जो धनुर्वेद जो आए थे वो युद्ध कला से, जैसे कि उपवेद की प्राचीन भारत की तकनीकी और साहित्य का जो है ये हिस्सा बना था। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम निष्कर्ष इसका समझेंगे कि जो संक्षेप में जो है प्राचीन भारत वैज्ञानिक साहित्य विद्वान का जो प्रयोग गणनाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक दस्तावेज था। आप जो है निष्कर्ष जरूर लिखेंगे हर क्वेश्चन के जो एंड में, जैसे कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 नंबर का आप कोशिश करेंगे कि 3 पेज में आंसर लिखेंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर में जो है आप जो है 4 पेज को लिखेंगे, ठीक है। और दृष्टिकोण का जो दस्तावेज है उसमें प्राकृतिक शरीर शरीर और ब्रह्मांड को जो समझने की तार्किक और वैज्ञानिक नजरिए को दर्शाता है। तो जो है आपका जो है यूनिट 1 का थर्ड सेमेस्टर का पहला क्वेश्चन था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कराए, अब आपको जो है दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं। चलिए आइए समझते हैं। अब हम समझेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्राचीन भारत के इतिहास का जो है क्या महत्व है। ये जो है 5 मार्क्स में नंबर आएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कैसे कैसे आपको लिखना है। टू द पॉइंट आप लिखेंगे जो भी है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो संक्षेप में इसमें जो है प्राचीन भारत की क्षेत्रीय भाषाएं केवल बोलचाल के माध्यम से नहीं, ये बौद्ध और जैन प्रमुख धार्मिक आंदोलन की रीढ़ थी। और उन्होंने संस्कृति के समांतर और बेहद समृद्ध साहित्य और काव्य की परंपरा की नींव रखी थी। प्राचीन भारत में क्षेत्रीय भाषाएं विशेषकर पाली और प्राकृतिक अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इन भाषाओं ने न केवल सामान्य जन और ज्ञान पहुंचाया बल्कि धर्म और उत्कृष्ट साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें हम बात करेंगे कि दी गई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का जो महत्व है निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आप समझिए, आगे हम समझाते हैं आपको। अब जो है धर्म का प्रचार, जो इसमें जो है धर्म का प्रचार कैसे हुआ था वो समझिए। जैसे कि धर्म प्रचार आम जनमानस तक पहुँचे। प्राचीन काल में क्षेत्रीय भाषाएं धार्मिक विचारों का जन जन तक पहुँचाने का जो है सबसे सशक्त माध्यम था। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों का धर्म के प्रचार के लिए संस्कृति के बजाय स्थानीय क्षेत्रीय बोलियों पाली को प्राथमिकता। जो गौतम बुद्ध थे ना वो पाली भाषा में ही अपना प्रथम उपदेश दिए थे। तो जो है इसका जो है पाली भाषा का जो प्राथमिकता था वो सबसे पहले वो दिए थे। बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत के को बाद में विभिन्न बौद्ध संगीतियों में पाली के विकसित संकलित किया गया था, जिसमें त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक और बुद्ध के पूर्व जन्मों की जुड़ी 549 जातक कथाएं प्रमुख है। इस प्रकार जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य आगम या सिद्धांत प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था धर्म के प्रचार के लिए, जो कौन भाषा में दिया था, ये जो है पाली भाषा में दिया था। अब ध्यान रखिएगा पाली भाषा में इसका जो है उपदेश दिए थे। ये जो वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो है 2 4 बनता है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इनमें कौन है, इसमें त्रिपिटक ने विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधर्म पिटक और बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी 549 जातक कथाएं इसमें जो है संकलित था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे समझते हैं कि समृद्धि साहित्य काव्य और कथाएं का निर्माण प्राकृतिक भाषा में राज दरबारों और साहित्य झलकों के विशेष ध्यान बनाया गया है। इसमें नई काव्य परंपरा को जन्म दिया है, जैसे मुनि पली द्वारा प्राकृतिक में रचित रचित तरंगवती और सातवाहन राजा हाल में संकलित प्राचीन प्राकृतिक साहित्य के सबसे उत्कृष्ट और प्रारंभिक उदाहरणों में से है। प्राकृतिक भाषा में इस प्रकार साहित्य की जैन धर्म तथा कथा परंपरा के को राज दरबार में परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र के साथ सफलतापूर्वक पूर्वक एकीकृत जो है किया गया था। अब आगे समझिए आप। अब समझते हैं कि जैसे कि इसमें जो है स्थानीय सांस्कृतिक शब्दावली का संरक्षण, जैसे कि प्राकृतिक जैसी क्षेत्रीय भाषा और साहित्य में देसी और क्षेत्रीय भाषा शब्द का प्रयोग जो है किया गया था। एक प्राचीन भाषा के अनुसार वो शब्द जैसे कि सीधे संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि महाराष्ट्र जैसे विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त था और प्रचलित है। यह क्षेत्रीय शब्दावली उस समय
लोक जीवन को दर्शाती थी। हालांकि संस्कृति की शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ग के लिए कभी कभी इन देसी शब्दों और प्राकृतिक के विस्तृत वाक्यों को समझाना कठिन हो जाता था, क्योंकि कारण बाद जो है तरंगलोल जैसे ग्रंथ जो का सरलीकरण भी किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय शब्दों को हटा दिया गया था। उसमें जो है क्षेत्रीय शब्द जो है उसमें हटा दिया गया था, उसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे समझिए। अब इसका निष्कर्ष क्या है, आइए निष्कर्ष आपको समझाते हैं। संक्षेप में, प्राचीन भारत में क्षेत्रीय भाषा केवल बोलचाल का माध्यम नहीं था, वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक आंदोलन की आधारशिला थी, और उन्होंने संस्कृति के समांतर एक बेहद समृद्ध साहित्य और काव्य की परंपरा के जो है नींव रखी थी। जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म धार्मिक आंदोलन का जो आधारशिल जो था, वो आधारशिला था। उन्होंने सांस्कृतिक और समांतर का एक बेहद समृद्ध साहित्य और काव्य की जो परंपरा का जो नींव है, वो जो है वो रखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझिए 550 ईस्वी तक प्राचीन भारत के वैज्ञानिक साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं तथा धार्मिक साहित्य का वर्णन कीजिए। अब लॉग क्वेश्चन समझते हैं। 550 ईस्वी तक प्राचीन काल में गुप्त साम्राज्य का जो है अंत जो है हुआ था। इसमें जो है धार्मिक और दार्शनिक साहित्य आधारभूत का विकास हुआ था। इस कालखंड में मुख्य रूप से तीन महान धार्मिक धारा, जैसे बौद्धिक हो गया, हिंदू, बौद्ध, जैन साहित्य का जो संकलन जो है विस्तार हुआ था। इन ग्रंथों में न केवल धर्म बल्कि तत्कालीन समाज, दर्शन, कानून और संस्कृति की भी आधारशिला रखी। नीचे इन तीन धाराओं के धार्मिक साहित्य का जो है विस्तृत विवरण दिया गया है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। अगर इस तरह से आप टू द पॉइंट लिखते हैं एग्जाम में, तो जो आप जो है 10 में 10 नंबर ला सकते हैं आसानी से। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है समझिए, और अपने माइंड में टू द पॉइंट इमेजिन से जो हम समझा रहे हैं उसके पे कवर कीजिए, और उस हिसाब से अपने माइंड में रखिए, ताकि एग्जाम में जो है आपको लिखने में कोई परेशानी ना होगा। बिल्कुल हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि जो है बौद्धिक एवं हिंदी साहित्य में जो है क्या था, वो आसानी समझिए। बौद्धिक साहित्य के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। श्रुति, श्रुति जिसका अर्थ है जो सुना गया हो। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब जैसे कि कोई भी आप गाना पढ़ते हैं ना, तो जैसे कि गाना आप पढ़ रहे हैं, तो गाना को आप सुनते हैं, कान से सुनते हैं, तो कान से आप जो सुने ना उसको हम श्रुति करते हैं। स्मृति जिसका अर्थ होता है जो याद रखा जाता है। स्मृति का मतलब होता है जैसे कि कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी हमारे माइंड में आ जाता है, उसको हम याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। तो याद कर लेते तो क्या हो गया? वो स्मृति हो गया। तो क्वेश्चन अगर आए कि श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है, तो आप बताइए क्या? कि श्रुति का अर्थ होता है कि जो सुना गया हो, स्मृति का अर्थ होता है जो याद रखा गया। तो दोनों में यही अंतर है, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि हाँ, दोनों में जो है यही अंतर है, विशेष नहीं। श्रुति जिसका अर्थ होता है जो सुना गया हो, स्मृति जिसका अर्थ होता है जो याद रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि श्रुति जो है, श्रुति साहित्य जो है रहस्य उद्घाटन माना जाता है, जो पीढ़ियों तक मौखिक रूप से प्रो, प्रोसित होता रहा है। इसके अंतर्गत चार वेद है। अब चार वेद आता है कि हाँ कौन कौन वेद है? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। जो जो हमारा जो है चार वेद है, चार वेद का जो है उल्लेख हम आगे करेंगे। यहाँ हमारा कौन सा वेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब जो है इसमें जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद समझिए। ऋग्वेद क्या है? यह जो है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और विविध ग्रंथ है। इसमें लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में संकलित किया गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, जिसमें कुल मिलकर लगभग 10,600 रचनाएं हैं। दूसरे में 7वें मंडल में सबसे पुराना, जिन्हें पारिवारिक जो है पुस्तक कहा जाता है, जबकि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद के जिसे अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, सोम हो गया, उषा हो गया और मित्र, वरुण जैसे देवताओं की जो है स्तुति की गई है। 10वें मंडल में जो है ब्राह्मण के निर्माण में दार्शनिक जो है
अटकालों का जो है बात जो है करता है। अब जो कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे ना, टू द पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर एग्जाम में हाईलाइट कीजिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट है, इसका 10 मंडल है, इसको हाईलाइट करेंगे। सूक्त कितना है, 1028 है, इसको हम हाईलाइट करेंगे। टोटल जो है रचनाएं कितना है, तो 10,600 है। 10,600 रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हाईलाइट करेंगे। और इसमें देखिए, जो 10वां जो मंडल है बाद में जोड़े गए थे, जिसमें जो है अग्नि, इंद्र, सोम, उषा जैसे जो है मित्र, वरुण जैसे देवताओं का जो है स्तुति किया गया था। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप कीजिएगा तो आपको जो है नंबर ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद 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 जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। वेदों का अंतिम भाग वेदांत माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ है, जो लगभग 800 से लेकर 800 से 500 ईसा पूर्व प्रारंभिक उपनिषद के बीच रहे। 108 उपनिषद में से 13 प्रमुख माने जाते हैं, जैसे मुंडक हो गया, केन उपनिषद हो गया, आत्मान हो गया। ये जो है व्यक्तिगत जो है आत्मा है। और ब्रह्मा सर्वोच्च आत्मा ब्रह्मांड की जो अवधारणा जो वो ध्यान केंद्रित करता है। वो सिखाते हैं कि मानव का जो है अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और मृत्यु चक्र से जो है संसार को मुक्त करना है। तो जो है उपनिषद आपका यही सिखाता है कि जो है ये जो है जन्म मरण का जो है 84 लाख योनि में इंसान भटकता है। तो जो है मानव का अंतिम लक्ष्य है कि मोक्ष को प्राप्त करे और जन्म और मृत्यु के चक्र संसार को जो है मुक्त करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उपनिषद का जो है यही उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम समझाएंगे कि जैसे कि स्मृति साहित्य क्या है। वेदांग वेदांग को जो है सही ढंग से समझने का अनुष्ठान में बनाए रखने के लिए 6 वेदांग का जो विकास हुआ, इसमें से शिक्षा शिक्षा जो है सही उच्चारण से संबंधित है। 2 नंबर में कल्प है, ये अनुष्ठान और कर्म कांड से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा जो शिक्षा है उसका क्या मतलब है। कल्प जो है ये अनुष्ठान और कर्म कांड से संबंधित है। कल्प सूत्र के स्रोत है सार्वजनिक अनुष्ठान, जैसे गृह सूत्र हो गया, घरेलू अनुष्ठान, धर्म सूत्र, कानून और जो है वेदों के निर्माण में बांटा गया है। व्याकरण यह भाषा और व्याकरण का अध्ययन है। ऋषि पाणिनि और का अष्टधानी जो है सबसे प्रमुख ग्रंथ है। कोई पूछ देगा कि जो व्याकरण का अध्ययन है ऋषि पाणिनि का, सबसे कौन जो है प्रमुख ग्रंथ है, तो आप क्या बताइएगा, अष्टधानी बताइएगा। अष्टधानी जो है ऋषि पाणिनि का जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे समझेंगे कि जो है निरुक्त जो है ये उत्पन्न विज्ञान है। यश जिसे बौद्धिक शब्दों का अर्थ समझाता है। छंद यह बौद्धिक भजनों के मीटर जैसे कि गायत्री का जो अध्ययन है। जो ज्योतिष अनुष्ठानों के लिए सही समय और नक्षत्रों का जो है निर्धारण जो है ऐसे होता है। ज्योतिषी जो है आपका देखते हैं अनुष्ठान में, नक्षत्र देखते हैं कि आपको कौन सा ग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि महाकाव्य और पुराण जो है 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के विशेषकर गुप्त काल में रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से मिला था। इस समय पुराणों का जो है संकलन हुआ था। जो है कुल जो है 18 महापुराण, जिसमें 4 लाख से अधिक श्लोक है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, वंशावली, तीर्थ यात्रा और चिकित्सा के दर्शन विषय शामिल है। प्रमुख ब्राह्मणों का जो है पुराण जो है विष्णु अवतार के प्रसिद्ध है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण शामिल है। पुराणों का जो है 5 लक्षण है, जिसमें है सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, वंश, मनयंतर जो है ये जो है वंशानुचरित जो है पुराणों का जो है 5 लक्षण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है। 500 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मण आंदोलन के बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत के में विशाल साहित्य को जन्म दिया। त्रिपिटक 3 टोकरियों का प्रारंभिक बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक आपको पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म का जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, तो त्रिपिटक है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भागों को व्यवस्थित किया गया है। वो 3 भाग कौन है आइए समझते हैं। हम जो है इसमें जो है भगवान बुद्ध ने उपदेश और दार्शनिक शिक्षाएं सूत्र में
सूत्र में जो है संकलित है। यह उपदेश मूल रूप से मगधी प्राकृतिक में दिए गए थे और बाद में लिखे गए थे। विनय पिटक यह बौद्ध भिक्षुओं के आचार संहिता, कपड़े और आहार संबंधी नियमों का जो है निर्धारित करता है। तो जो विनय विनय पिटक जो है, विनय पिटक में जो है वस्त्र और आहार संबंधी जो नियमों का जो है निर्धारण करता है। अभिधम पिटक इसमें सूक्त पिटक जो सिद्धांत का जो गहन है व्यवस्थित दार्शनिक का जो है इसमें व्याख्या होता है। चलिए अब आगे हम समझाते हैं। जैसे कि गुप्त कालीन बौद्ध साहित्य गुप्त काल में 320 ईसा पूर्व है। यद्यपि ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म पुनरुत्थान हुआ था, फिर बौद्ध धर्म का विकास जारी हो रहा था। इस काल में आर्यदेव वासुबंधु जैसे विद्वान जो है सांस्कृतिक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ रचे। वासुबंधु जो है तर्क शास्त्र पर पहला नियमित बौद्ध ग्रंथ लिखा और उनके शिष्य ने कई विद्यातापूर्ण जो है कार्य की जो है रचना जो है इसमें किए थे। अब हम समझते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य जो है जैन साहित्य उदय जो है बौद्धिक कर्मकांड विरुद्ध परंपरा के हिस्से के रूप में हुआ था। 9वीं शताब्दी के पूर्व पार्श्वनाथ के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 24वें तीर्थंकर महावीर ने उपदेश के धर्म में इस साहित्य का जो है आकार दिया। जैन आगम प्रारंभिक साहित्य मुख्य रूप से बोलियों और आकार लेने के लिए जैन धर्म सिद्धांतों का हिस्सा सत्य की अपारगिरी और शास्त्रों का जो है प्रमुख दर्शाया था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष समझते हैं। निष्कर्ष जो है 550 ईस्वी से काल जो है धार्मिक साहित्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध था। इस काल में सांस्कृतिक भाषा को आधिकारिक दर्जा मिला, जिसने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक संहीनता का जो है आकार जो है दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो है आज की क्लास जो है यहीं तक हम रखते हैं, फिर हम आएंगे अगले क्लास में। अगर आप भी BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री मेजर की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मिलेगा पूरा सिलेबस, शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस ऑब्जेक्टिव सब एक ही जगह। यूनिवर्सिटी योद्धा पढ़ाई बनने आसान। तो हम फिर आते हैं अगले क्लास लेकर। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको जो है कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।